न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनल और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। शाम की खबरों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर एक नजर। भारत पाकिस्तान सीज फायर को लेकर राहुल गांधी का बड़ा आरोप, बोले बीजेपी आरएसएस वालों को सरेंडर किया। गोलियों से बचे तो भोजन मिलेगा, नहीं तो तय आपको करना है। गाजा सहायता केंद्र पर हमले में फिर 27 लोगों की मौत। पाकिस्तान में भारत के एक और दुश्मन का खात्मा, जैश ए मोहम्मद के टॉप कमांडर मौलाना अब्दुल अजीज इसर की मौत। और अब खबरें विस्तार से। भारत पाकिस्तान सीज फायर को लेकर राहुल गांधी का बड़ा आरोप लगा है, बोले बीजेपी आरएसएस वालों को सरेंडर की आदत है। भारत पाकिस्तान सीज फायर को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी आरएसएस वालों को सरेंडर की आदत है। भारत और पाकिस्तान के बीच बीते महीने हुई सैन्य झड़प के बाद हुए सीज फायर के बाद फिलहाल शांति का माहौल है। भारत के सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पहले पाकिस्तान के आतंकियों का सफाया किया और उसके बाद पाकिस्तान की सेना को भी घुटने पर ला दिया। इसके बाद पाकिस्तान की अपील पर सीज फायर की घोषणा हुई। हालांकि अब इस सीज फायर को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी ने भाजपा और आरएसएस को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जिस पर नया राजनीतिक बवाल शुरू हो सकता है। आइए समझते हैं पूरा मामला। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर को लेकर सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। राहुल गांधी ने भोपाल में एक संबोधन के दौरान कह दिया कि बीजेपी आरएसएस वालों को सरेंडर की आदत है। राहुल गांधी ने आगे ये भी कहा कि अगर देश में कांग्रेस की सरकार होती तो कभी सरेंडर नहीं होती। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भारत पाकिस्तान सीज फायर के मामले में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा कि ट्रंप का फोन आया और नरेंद्र मोदी जी तुरंत सरेंडर हो गए। बीजेपी आरएसएस का कैरेक्टर और वो हमेशा झुकते हैं। बता दें कि भारत पाकिस्तान सीज फायर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने के दावों को भारत सरकार ने पहले ही खारिज कर दिया है। तो पहली लड़ाई संविधान की है। एक तरफ हम कांग्रेस पार्टी, हमारी विचारधारा, और दूसरी तरफ आरएसएस जो संविधान के खिलाफ खड़े हैं। दूसरी लड़ाई बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। आपको एक समय याद होगा जब फोन कॉल नहीं आया था, 7th फ्लीट आई थी, 71 की लड़ाई में 7th फ्लीट आई थी, हथियार आए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर आया था। इंदिरा गांधी जी ने कहा मुझे जो करना है मैं करूंगी। ये फर्क है, इनका कैरेक्टर है। ये सारे के सारे ऐसे हैं। आजादी के समय से सरेंडर वाली चिट्ठी लिखने की आदत है। एक सेकंड में थोड़ा सा दबाव पड़े, भैया ये लो। हाँ, तो ये इनका कैरेक्टर है। कांग्रेस पार्टी सरेंडर नहीं होती है। गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, ये सरेंडर वाले लोग नहीं हैं। ये सुपर पावर से लड़ने वाले लोग हैं। आप
और अब अगली खबर, गोलियों से बचे तो भोजन मिलेगा, नहीं तो मौत तय है। आपको करना है तय। गाजा सहायता केंद्र हमले में फिर 27 लोगों की मौत। गाजा में एक सहायता केंद्र ऐसा है जहां जाने पर अगर गोलाबारी से बच गए तो भोजन मिलेगा और नहीं बचे तो हिस्से में मौत आएगी। गाजा में चलाए जा रहे सहायता केंद्र पर जाने वाले लोगों पर पिछले 3 दिनों से लगातार गोलीबारी में 50 मौतें हो गई है। हालांकि इजराइल का कहना है कि वो केवल आतंकियों को टारगेट कर रहा है। गाजा में इजराइल हमले के चलते तहस नहस हो चुके इलाके में भूख मौत पर भारी पड़ रही है। लोगों को हमले से अधिक दर्द अब उनकी भूख दे रही है। इजराइल और अमेरिका ने मिलकर एक सहायता केंद्र शुरू किया जहां लोगों को भोजन बांटा जाता है, मगर सहायता केंद्र की ओर जाने वालों पर पिछले कई दिनों से लगातार गोलियां बरसाई जा रही है। इसमें गत 72 घंटों में 70 से अधिक मौतें हो चुकी है। इस सहायता केंद्र पर जाने वाले लोग अगर गोलियों से बच गए तो ही भोजन मिलेगा, नहीं तो उनके हिस्से में मौत आती है। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इजराइल के ताजा हमले में मंगलवार को मरने वालों की संख्या 27 हो गई है। सोमवार को गाजा पट्टी के दक्षिणी हिस्से में तड़के इजरायली सेना फिर सहायता केंद्र से कुछ दूर पर जबरदस्त गोलीबारी की। इस घटना में कम से कम 3 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। ये घटना उस समय हुई जब लोग 1 किलोमीटर दूर स्थित सहायता वितरण केंद्र की ओर जा रहे थे। स्वास्थ्य अधिकारियों और चश्मदीदों ने बताया कि गोलीबारी उसी स्थान पर हुई जहां एक दिन पहले भी इजरायली सैनिकों ने सहायता के इंतजार में जुटी भीड़ पर गोली चलाई। ये केंद्र गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन द्वारा संचालित किया जा रहा है, जिसे इजराइल और अमेरिका का समर्थन प्राप्त है। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। पाकिस्तान में भारत के एक और दुश्मन का खात्मा, जैश ए मोहम्मद के टॉप कमांडर मौलाना अब्दुल अजीज इसर की मौत। पाकिस्तान में भारत का और बड़े दुश्मन का सफाया हो गया है। सूत्रों के अनुसार जैश ए मोहम्मद के टॉप कमांडर मौलाना अब्दुल अजीज इसर की मौत हो गई। हालांकि मौत किस कारण से हुई अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। पाकिस्तान में भारत एक और दुश्मन व जैश ए मोहम्मद यानी कि JEM का टॉप कमांडर मौलाना अब्दुल अजीज इसर का खात्मा हो गया। विदेशी मीडिया में मौलाना अब्दुल अजीज इसर की मौत का वीडियो भी सामने आया है। अब्दुल अजीज भारत में हुए कई बड़े आतंकी हमलों का सूत्रधार था। जैश ए मोहम्मद का शीर्ष कमांडर मौलाना अब्दुल अजीज इसर लंबे समय से भारत विरोधी गतिविधियों और आतंकी हमलों की योजना में शामिल रहा था। कुछ सुरक्षा विश्लेषकों का मानना है कि इस मौत के पीछे कुछ रहस्यमयी परिस्थितियां भी हो सकती है। मौलाना इसर जैश ए मोहम्मद के शीर्ष रणनीतिकारों में से एक था। उस पर भारत में कई आतंकी हमलों की साजिश रचने का आरोप था, जिनमें 2016 का नागरोटा हमला भी शामिल है। वो अक्सर पाकिस्तान में भारत विरोधी भाषण देकर कट्टरपंथी भावनाएं भड़काता था। मसूदनगर के मुजाहिदीन आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी संभाल सकता है अपनी हिंदुस्तान की हुकूमत को सवाल, वरना मुजाहिदीन तुम्हारे चपड़े से और तुम्हारी जुबान से कश्मीर का नाम भी छीन लेंगे और कश्मीर के खित्तों को भी छीन लेंगे इंशाअल्लाह। बुलंद आवाज से आखिर तक आवाज आनी चाहिए, आखिर तक आवाज आनी चाहिए, बुलंद आवाज से आवाज आनी चाहिए। मुजाहिदीन निकल पड़े। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। आगे बढ़ते हुए और अब डालते हैं नजर अगली खबर पर। भारत ने जितना बताया उससे कहीं अधिक ठिकानों को सेना ने बनाया निशाना। पाकिस्तान डोजियर में खुलासा। दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद भारतीय सशस्त्र बलों ने पिछले महीने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। इस सैन्य अभियान के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में कई आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया था। इसके अलावा 11 एयरबेस को भी निशाना बनाया गया था। हालांकि पाकिस्तान के एक आधिकारिक दस्तावेज में नया खुलासा हुआ है। दरअसल पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में ऑपरेशन बुनियान उन मरसूस चलाया था। इससे जुड़े डोजियर में उसने स्वीकार किया है कि भारत ने 7
7 अतिरिक्त ठिकानों पर भी हमले किए। डोजियर में दिखाए गए नक्शे में पेशावर, जांग, सिंध में हैदराबाद, पंजाब में गुजरात, बहालवर्ग नगर, अटक और छोर इलाकों पर हमले दिखाए गए हैं। पिछले महीने हवाई हमलों के बाद मीडिया ब्रीफिंग में भारतीय वायुसेना या सैन्य महानिदेशक इन स्थानों का जिक्र नहीं किया था। इस नए खुलासे से पता चलता है कि भारत ने जिन इलाकों में हमले करने की बात की, स्वीकार की थी, उससे कहीं अधिक गहराई में जाकर हमले किए गए थे। इससे ये बात भी समझ में आती है कि पाकिस्तान ने भारत से संघर्ष विराम की गुहार क्यों लगाई थी। इस खुलासे से पाकिस्तान के उस दावे पर भी सवाल खड़ा होता है जिसमें उसने कहा था कि उसने भारत को बड़ा नुकसान पहुंचाया। भारतीय सशस्त्र बलों ने इससे पहले कई मीडिया ब्रीफिंग में ऑपरेशन सिंदूर की विस्तार से जानकारी दी, बताया था कि यह हमले कितनी सटीकता और योजना से किए गए। अब यह माना जा रहा है कि भारत की ओर से कुछ ठिकानों के नाम न बताना एक रणनीतिक फैसला था, जिससे पाकिस्तान खुद ही नुकसान की असली तस्वीर उजागर करे और भविष्य में वो कोई झूठा दावा न कर सके। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। और अब अगली खबर। नीदरलैंड में अप्रवासन के मुद्दे पर संकट में नीदरलैंड सरकार दूर दक्षिण पंथी गीट विलर्ड्स ने वापस लिया है समर्थन। नीदरलैंड के दूर दक्षिण पंथी नेता गार्ट विलर्ड्स ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया है, जिसके बाद नीदरलैंड की गठबंधन सरकार पर संकट के बादल मंडरा गए हैं और सरकार अल्पमत में आ गई है। विल्डर्स ने सोशल मीडिया पर मंच एक्स पर साझा एक पोस्ट में सरकार से समर्थन वापस लेने की घोषणा की। गठबंधन सरकार में 4 पार्टियां शामिल थी, अब सिर्फ 3 रह गई है। दरअसल बीते हफ्ते विल्डर्स ने सरकार से मांग की थी कि अप्रवासन को तेजी से कम करने के लिए 10 बिंदु योजना पर हस्ताक्षर करें। इस योजना में विल्डर्स ने देश की सीमाओं की रक्षा और अवैध अप्रवासन को रोकने के लिए सेना की तैनाती की भी मांग की है। उनका कहना है कि अगर अप्रवासन नीति को सख्त नहीं किया गया तो उनकी पार्टी सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेगी। नीदरलैंड सरकार पर संकट के बादल ऐसे वक्त मंडरा रहे हैं जब नीदरलैंड 3 हफ्ते बाद ही हैग में नाटो नेताओं की अहम बैठक होनी है। सोमवार को रात को गठबंधन के नेताओं की बैठक हुई, जिसमें गीट विल्डर्स भी शामिल हुए। बैठक के बाद विल्डर्स ने कहा था कि कल फिर से बैठक होगी, लेकिन हालात ठीक नहीं लग रहे। विल्डर्स के बयान से साफ है कि सहमति नहीं बन पाई और आखिरकार विल्डर्स ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया। गीट विल्डर्स एक दूर दक्षिण पंथी नेता है जो नीदरलैंड में इस्लाम और अप्रवासन नीति के बड़े विरोधी है। विल्डर्स लंबे समय तक विपक्ष में रह रहे हैं, लेकिन नवंबर 2023 में हुए चुनाव में उनकी पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिली थी और सत्ताधारी गठबंधन में उनकी पार्टी सबसे बड़ी थी। विल्डर्स ने कहा कि कई महीने की बातचीत के बाद अब उनका सब्र जवाब दे दिया है। इससे पहले फरवरी में भी विल्डर्स ने गठबंधन से नाता तोड़ने की धमकी दी, क्योंकि शरणार्थियों की संख्या सीमित करने की उनकी मांग पूरी नहीं हो रही थी। हालांकि बाद में विल्डर्स मान गए थे। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। अगली खबर। कनाडा के टोरंटो शहर में भीषण गोलीबारी, एक शख्स की मौत और 5 लोग गंभीर रूप से घायल। कनाडा के टोरंटो शहर में हुई भीषण गोलीबारी में एक शख्स की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। कनाडा के टोरंटो में सामूहिक गोलीबारी की घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। स्थानीय मीडिया के अनुसार गोलीबारी नॉर्थ यॉर्क के लॉरेंस हाइट्स इलाके में हुई। टोरंटो पुलिस ने पुष्टि की कि कम से कम 5 लोगों की गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। टोरंटो की मेयर ओलिविया चाउ और स्थानीय पार्षद डिप्टी मेयर माइक कॉल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, लॉरेंस हाइट्स इलाके में आज शाम हुई गोलीबारी की खबर से व्यथित हूं। मेरा कार्यालय टोरंटो पुलिस के संपर्क में है, जो अभी घटना स्थल पर है और पुलिस हमले की जांच कर रही है। अधिकारियों के अनुसार कनाडा के टोरंटो में हुई गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 5 अन्य घायल हो गए। घटना के आसपास की परिस्थितियों की जांच की जा रही है। आपातकालीन दल ने मंगलवार को रात करीब 8:30 बजे शहर के उत्तरी हिस्से में लॉरेंस हाइट्स इलाके में इसकी सूचना दी है। टोरंटो पुलिस संचालन केंद्र के अनुसार ये घटना फ्लेमिंगटन रोड और जयश्री कोर्ट के पास हुई। टोरंटो पुलिस ने शुरू से बताया कि 4 लोगों की गोली लगी थी, लेकिन बाद में पैरामेडिक्स की ओर से अपडेट
जिसका हवाला CP24 ने दिया, ने बताया कि 6 व्यक्तियों यानी कि 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच के 5 पुरुष और एक महिला को गंभीर चोटों के साथ अस्पताल ले जाया गया है। बाद के अपडेट में पुलिस ने पुष्टि की कि एक व्यक्ति की मौत हो गई और शेष 5 पीड़ित बुरी तरह से घायल है। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली खबर। साउथ कोरिया के नए राष्ट्रपति चुने गए ली जे-म्यांग वकील बनने से पहले फैक्ट्री में करते थे मजदूरी। ली जे-म्यांग कभी फैक्ट्री में मजदूरी करते थे, फिर मानव अधिकार वकील बने और अब दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। पूर्व राष्ट्रपति यून के खिलाफ चलाए गए महाभियोग में म्यांग की बड़ी भूमिका रही है और यही कारण है कि उन्हें पार्टी ने राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया था। दक्षिण कोरिया में विपक्षी उम्मीदवार ली जे-म्यांग मंगलवार देर रात को राष्ट्रपति निर्वाचित हो गए। ये जीत देश में कई महीनों से जारी राजनीतिक उथल पुथल का अंत करेगी, जो अब अपदस्थ रूढ़िवादी नेता यून सुक येओल द्वारा मार्शल लॉ लागू करने के आश्चर्यजनक फैसले के कारण शुरू हुई थी। यह स्पष्ट नहीं है कि ली के चुनाव से दक्षिण कोरिया की विदेश नीति में कोई बड़ा और तात्कालिक बदलाव आएगा या नहीं। ली पर पहले आलोचकों द्वारा चीन और उत्तर कोरिया की ओर झुकाव और अमेरिका और जापान से दूर रहने का आरोप लगाया गया था। ली ने बार बार इस बात पर जोर दिया कि दक्षिण कोरिया का अमेरिका के साथ गठबंधन उसकी विदेश नीति का आधार है। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के सामने सबसे कठिन बाहरी चुनौतियां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कर नीति और उत्तर कोरिया का बढ़ता परमाणु कार्यक्रम है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि जो भी राष्ट्रपति बनेगा वो इन मुद्दों पर दक्षिण कोरिया के पक्ष में बड़ी प्रगति सुनिश्चित करने के लिए कुछ खास नहीं कर पाएगा। स्थानीय समय अनुसार मंगलवार देर रात 2:40 बजे लगभग 95% मतों की गिनती हो चुकी थी। इसके अनुसार डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार ली 48% मतों के साथ आगे थे। मुख्य रूढ़िवादी उम्मीदवार किम मनसूक को 41% मत मिले। ली की जीत की औपचारिक घोषणा से पहले ही किम ने अपनी हार स्वीकार कर ली थी और पत्रकारों से कहा था कि वो लोगों की पसंद को विनम्रता पूर्वक स्वीकार करते हैं। किम ने ली को बधाई भी दी थी। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। और अब अगली खबर। यूक्रेन ने रूस पर किया एक और बड़ा हमला। 1100 किलो के अंडर वाटर विस्फोटक से क्रीमिया ब्रिज को उड़ाया। यूक्रेन ने 72 घंटे के भीतर रूस पर एक और बड़ा हमला किया है। यूक्रेन की सेना ने इस बार क्रीमिया ब्रिज पर 1100 किलो का अंडर वाटर विस्फोटक लगाकर ब्रिज को उड़ा दिया। हालांकि इससे ब्रिज को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा है ये ब्यौरा अभी आना बाकी है। इससे पहले 1 जून को यूक्रेन ने रूस के 5 आर्मी बेस को ड्रोन हमले से उड़ाया था। यूक्रेन ने 72 घंटे के भीतर रूस पर एक और बड़ा हमला किया। यूक्रेन की सेना ने इस बार क्रीमिया ब्रिज पर 1100 किलो का अंडरवाटर विस्फोटक लगाकर ब्रिज को उड़ा दिया। हालांकि इससे ब्रिज को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा है ये ब्यौरा अभी आना बाकी है। इससे पहले 1 जून को यूक्रेन ने रूस के 5 आर्मी बेस को ड्रोन हमले में उड़ा दिया था। इसमें यूक्रेन ने रूस के 41 फाइटर जेट को तबाह करने का दावा किया था। यूक्रेन की सुरक्षा सेवा के अनुसार इस हमले में TNT विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया। हमले में क्रीमिया ब्रिज को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया है। ये रूस को क्रीमिया से जोड़ने वाला रणनीतिक और व्यापारिक रूप से अहम ब्रिज है। इससे पहले भी यूक्रेन इस ब्रिज को कई बार उड़ाने का प्रयास कर चुका है। क्रीमिया ब्रिज रूस और यूक्रेन दोनों के लिए ही रणनीतिक रूप से अत्यधिक महत्व रखता है। ये रूस को उसके द्वारा कब्जा किए गए क्रीमिया को जोड़ने वाला एक रणनीतिक और प्रतीकात्मक रूप से बेहद अहम पुल है। यही कारण है कि ये यूक्रेन के निशाने पर बना हुआ इसे क्रेच स्ट्रेट ब्रिज भी कहा जाता है। ये पुल रूस के मुख्य भूमि क्षेत्र को क्रीमिया से जोड़ता है। ये रूसी सेना को हथियार, सैनिक और रसदी इसी मार्ग से क्रीमिया और दक्षिणी यूक्रेन में भेजने का प्रमुख मार्ग है। ऐसे में यूक्रेन द्वारा इस पुल को नुकसान पहुंचाना या नष्ट करना रूसी सैन्य आपूर्ति की रीढ़ तोड़ने जैसा है। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। और अब अगली खबर। आरसीबी की पहली IPL जीत पर नेताओं के रिएक्शन भी आए सामने। शशि थरूर और तेजस्वी सूर्या ने शेयर की वीडियो।
इस जीत का जश्न सिर्फ प्रशंसकों तक ही सीमित नहीं था। राजनीतिक दलों के नेताओं ने सोशल मीडिया पर टीम को उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई दी। बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या और कांग्रेस के शशि थरूर ने आरसीबी की ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाते हुए एक वीडियो शेयर किया। आरसीबी की टीम ने 18 सालों के लंबे इंतजार के बाद आईपीएल की ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। इससे पहले आरसीबी की टीम ने 3 बार फाइनल में जगह बनाई थी और तीनों बार उसे हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इस बार उसे जीत हासिल हुई है। आरसीबी ने अहमदाबाद में आयोजित फाइनल में पंजाब किंग्स पर 6 रन की मामूली जीत के साथ खिताब हासिल किया। इस जीत के बाद बेंगलुरु की सड़कें पटाखों की आवाज और ईद साला कप नम दे, इस बार कप हमारा है के नारों से गूंज उठी। लेकिन जीत का जश्न सिर्फ प्रशंसकों तक ही सीमित नहीं था। राजनीतिक दलों के नेताओं ने सोशल मीडिया पर टीम को उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई दी। बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या और कांग्रेस ने शशि थरूर ने आरसीबी की ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाते हुए एक वीडियो भी शेयर किया। इस वीडियो में दोनों नेता शुभकामनाएं देते नजर आ रहे हैं। दोनों नेता वॉशिंगटन डीसी में थे। बता दें कि भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में भारत के बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल है, जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दुनिया विभिन्न देशों में भारत का पक्ष मजबूत से सामने कर रख रहा है। सूर्या ने कहा, जब आरसीबी की जीत की खबर आई तो हम फ्लाइट में थे, लेकिन लैंडन के बाद सबसे पहले हमने ये चेक किया। उन्होंने कहा, मैं शशि थरूर के साथ हूं, जो आरसीबी के समर्थक भी है। दोनों नेताओं ने वीडियो में अपनी खुशी व्यक्त की और जीत को एक महत्वपूर्ण अवसर बताया। सूर्या ने एक्स पर क्लिप पोस्ट करते हुए लिखा, हमारे टचडाउन पर वॉशिंगटन डीसी से आरसीबी को शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली खबर। संजय झा के नेतृत्व वाला प्रतिनिधिमंडल भारत लौटा। टीम शशि थरूर पहुंची वॉशिंगटन डीसी। भारत के साथ सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल 33 देशों की राजधानियों का दौरा कर रहा है। अलग अलग दलों में शामिल 51 सांसदों के अलावा कई राजनयिक पूर्व केंद्रीय मंत्री और नौकरशाह टीम इंडिया की तरह पाकिस्तानी दुष्प्रचार को धराशाही करने में जुटे हैं। इन शिष्टमंडलों में शामिल सभी लोग दहशतगर्दों के पनाहगाह पाकिस्तान और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार की नीतियों को अलग अलग मंचों पर बेनकाब कर रहे हैं। सभी शिष्टमंडलों ने अल्जीरिया, डेनमार्क, ब्रिटेन, इथियोपिया, फ्रांस, इटली जैसे देशों में भारत का पक्ष मजबूती से रखा। वैश्विक मंचों पर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत की कूटनीतिक मुहिम जारी है। वहीं अब इन शिष्टमंडलों के भारत वापस लौटने की शुरुआत भी हो चुकी है। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल आज भारत लौट आया। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का चौथा दल दिल्ली पर पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने यूएई, लाइबेरिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और सिएरा लियोन का दौरा भी। और अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तब तक के लिए आप जुड़े रहे मेरी सहयोगी श्रद्धा के साथ और देखते रहिए एमएनएस न्यूज टीवी। नमस्कार। एमएनएस न्यूज ला पुढील वाटचाली खूप खूप शुभेच्छा। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है।